हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटी इपिलेप्टिक एजेंट्स, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस और मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के सिलेबस में देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग एंटी कन्वल्सेंट्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन, उनका क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स, स्ट्रक्चर्स इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंटी कन्वल्सेंट्स को पढ़ने से पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करनी होगी, और उसमें सबसे पहली चीज़ है वो है एपिलेप्सी। क्योंकि हम लोग एंटी कन्वल्सेंट एजेंट को एंटी इपिलेप्टिक एजेंट भी बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम जो है वो एपिलेप्सी ही है। एपिलेप्सी क्या है? इसे आप एक बीमारी कह सकते हैं, इसे एक डिसऑर्डर कह सकते हैं, इसे एक ऐसी कंडीशन कह सकते हैं जहाँ पर आपके ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग्स लगातार बन रही होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लगातार जनरेट हो रहे होते हैं, उनके सिग्नलिंग में, उनके ट्रांसमिशन में दिक्कतें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस कॉज हो रहा है। कह सकते हैं आप कि आपका जो ब्रेन है, आप कह सकते हो साधारण शब्दों में हम कहें तो ढेर सारे वायर से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक जो सिग्नलिंग है वो लगातार हो रही होती है। ब्रेन अपनी बात जो है वो किसी ऑर्गन तक पहुंचाता है, अगर ऑर्गन से किसी प्रकार के सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं। लेकिन ब्रेन के अंदर ये जो सिग्नल्स हैं उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, अगर आसान तरीके से कहें तो शॉर्ट सर्किट हो जाए, और वहाँ पर सिग्नलिंग और ट्रांसमिशन में डिस्टर्बेंस कॉज हो, तो आपके शरीर को झटके आने लगते हैं। पूरा ब्रेन जो है वो जैसे शॉर्ट सर्किट होती है तो आप देखते हैं कि ढेर सारी झटके जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वैसा ही आपके शरीर के अंदर होने लगेगा। इन चीज़ों को हम कहते हैं सीजर्स। और ये जो बीमारी है इसको हम लोग मिर्गी, हिंदी में बोल सकते हैं मिर्गी के रूप में, या दौरे आने के रूप में हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये दौरे या जो झटके हैं ये लगातार आने लगते हैं, एक इंटरवल पे आने लगते हैं, या अचानक से आने लगते हैं। तो अचानक से शुरू होते हैं क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जहां पर आपके ब्रेन में लगातार जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की सिग्नलिंग और उनके ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो रही हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। हम इसको और तरीके से समझ सकते हैं कि ये साधारण शब्द में कहें तो कहें सीजर्स का होना, झटकों का आना ही क्या कहलाएगा? एपिलेप्सी कहलाएगा। सीजर्स क्या है? सीजर्स को हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हमारे ब्रेन के अंदर, और जो फिजिकोकेमिकल फंक्शनिंग है हमारे ब्रेन की, अगर उसमें किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस, थोड़ी देर के लिए कोई डिस्टर्बेंस कॉज हो, तो जो झटके आएंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सीजर्स कहेंगे। या जो दौरे पड़ेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? सीजर्स बोलेंगे। ये जो दौरे आ रहे हैं या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिजिकोकेमिकल फंक्शनिंग में ब्रेन के प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे न्यूरोनल एक्साइटेशन है वो हो जाती है। हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्साइट होते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, और ढेर सारी इम्पल्सेस का जनरेशन जो है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल, एक्सेसिव या बार बार होने वाले रिपीटिव न्यूरोनल डिस्चार्जेस शुरू होते हैं। न्यूरॉन के द्वारा ग्रे मैटर में, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, ग्रे मैटर में डिस्चार्जेस शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ढेर सारी फिजिकोकेमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो डिस्टर्बेंस हैं वो लगातार कॉज होने लगती हैं। और इस कंडीशंस को ही हम क्या कहते हैं? सीजर्स बोल सकते हैं। आप इसको झटके आना बोल सकते हैं, आप इसको दौरे आना बोल सकते हैं। ठीक है। अब कई बार हम क्या होता है कि एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक को एक साथ लेते हैं, तो कई बार हम कन्वल्सेंस को भी सीजर्स समझ लेते हैं। सीजर्स और कन्वल्सेंस में काफ़ी सारा अंतर होता है। सीजर्स का मतलब है कि ब्रेन में झटके आ रहे हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम शुरू हो रही है, और कन्वल्सेंस का मतलब होता है कि मसल्स में। अभी से आइए कन्वल्सेंस को देख लेते हैं। कन्वल्सेंस में हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, जिसके ऊपर अपना कोई जोर नहीं होता, हम जानबूझ करके नहीं कर रहे होते हैं। वायलेंट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्केलेटल मसल्स विद प्रोड्यूस ट्विस्टिंग और बेंडिंग ऑफ द बॉडी एंड लिम्स, यानी कि आपके बिना जान में आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। और जो स्केलेटल मसल्स हैं या अदर मसल्स जो हैं उनमें ट्विस्टिंग, यानी कि वो मुड़ रही हैं, उसमें मरोड़ पड़ रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, वो मुड़ रहा है, बेंडिंग हो रही है उसमें, जो आपका शरीर है और जो लिम्स हैं इन सभी जगहों पर। कहने का मतलब कि जो सीजर्स होते हैं वो ब्रेन में झटके दे रहे होते हैं, जबकि कन्वल्सेंस की वजह से पूरे शरीर पे झटके आ सकते हैं, पूरे शरीर में मरोड़ उत्पन्न हो सकती है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं कन्वल्सेंस में। जो रिदमिक कन्वल्सेंस होती हैं लिम्स में, ये अगर एक झटके भी आ रहे हैं और साथ ही साथ कन्वल्सेंस भी हो रहे हैं, तो जनरली वो एपिलेप्सी का एक प्रकार है, आगे हम लोग देखेंगे, वहाँ पे हो रही हैं। और रिदमिक कन्वल्सेंस जो है वो लिम्स में अगर हो रहे हैं तो आप उसे एपिलेप्सी को ही सिम्टम्स मान सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। एपिलेप्सी में जो हमारे सीजर्स हैं वो क्या है? ब्रेन में झटके हो रहे हैं और ब्रेन में सिग्नलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, और कन्वल्सेंस में पूरे शरीर पे मरोड़ इत्यादि जो है वो हो सकता है। कॉमन टर्म है एपिलेप्टिक सीजर्स को अगर हम लोग कॉमन टर्म्स में कहें तो ये इससे अलग है। एक शब्द और यूज़ करते हैं, फिट्स।
फिट्स को भी दौरे के रूप में ही हम लोग देते हैं। तो जो फिट शब्द है इसका भी जो है जो इपिलेप्सी में जो झटके आ रहे होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉमन टर्म्स में फिट के नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन कहें इपिलेप्सी के तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, बट बहुत ही शॉर्ट में करने की मैंने कोशिश की है कि जो इपिलेप्सी है उसको हम जनरली 3 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो हमारा गैंडमल है। ये कौन सी इपिलेप्सी है, ये ज़्यादा देर के लिए होती है, 2 से 5 मिनट तक इसमें सीजर्स जो है वो आते हैं, झटके 2 से 5 मिनट तक आते हैं। ऐसे कंडीशंस में जो व्यक्ति का जो होश है वो खो जाता है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, तुरंत वो बेहोश हो सकता है। इसके साथ ही साथ उसके अंदर ढेर सारे कन्वल्सन्स या पूरे शरीर पे मरोड़ इत्यादि जो है वो पड़ती हैं, खास करके यूरिनरी इनकंसिस्टेंस इत्यादि जो है वो शुरू हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैंडुलर। दूसरा है हमारा पेटिमल। पेटिमल जो सीजर्स हैं बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, करीब 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड के बीच में। इसमें भी आदमी थोड़ी देर के लिए अपना सारा कॉन्शियसनेस चली जाती है, उसकी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशंस में आ जाता है, उसके होश खो जाते हैं, बेहोश हो जाता है वो। और ये तरीके की प्रॉब्लम जनरली जो है वो बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। 4 से 8 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तीसरा है हमारा साइकोमोटर सीजर्स। इस साइकोमोटर सीजर्स में जनरली कन्वल्सन्स नहीं होते हैं, यानी पूरे शरीर में मरोड़ इत्यादि जो है वो उत्पन्न नहीं होगी, केवल सीजर्स आ रहे होते हैं, केवल झटके लग रहे होते हैं। और ये सीजर्स जो होते हैं करीब 2 से 3 मिनट तक जो है वो लास्ट कर सकते हैं, यानी 2 से 3 मिनट तक झटके लगातार आएंगे, बट पूरा शरीर में कोई मरोड़ इत्यादि नहीं होगी। मरोड़ इत्यादि जो है वो ग्रैंडमल में ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि पेटिमल और साइकोमोटर सीजर्स में जो आपके कन्वल्सन्स हैं ये कम से कम देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एंटी कन्वल्सेंट एजेंट की। तो एंटी कन्वल्सेंट एजेंट का सिंपल सा डेफिनेशन हो सकता है कि ये वो एजेंट्स हैं या ड्रग्स हैं जो कि सीजर्स को, यानी कि दौरों को, मिर्गी को, या जो आपके मरोड़ इत्यादि उत्पन्न हो रही हैं, कन्वल्सन्स हो रही हैं इपिलेप्सी की कंडीशंस में, उनको रोकने का काम करता है, उनको कम करने का काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी कन्वल्सेंट या एंटी इपिलेप्टिक एजेंट्स बोल सकते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि एंटी कन्वल्सेंट और एंटी इपिलेप्टिक जो एजेंट्स हैं वो इपिलेप्सीज या जो मिर्गीज हो रही हैं, जो सीजर्स हो रहे हैं, इनके होने की जो संख्या उसको कम करके उसे समाप्त करने की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटी कन्वल्सेंट एजेंट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर मॉइटी है, बहुत सारी प्रकार की ड्रग्स हैं, बट कुछ बेसिक मॉइटीज़ हैं जिनको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसी को हम लोग एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग के अंतर्गत रखेंगे। इसमें कुछ खास नाम है, जैसे सबसे पहला हमारा बार्बिचुरेट्स। कुछ बार्बिचुरेट्स आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े भी हैं। अगला हमारा हाइडेंटोइन, इसके बाद है ऑक्साजोलिडिनोन्स, नेक्स्ट सक्सिनिमाइड्स। अगला है हमारा फिनाइल एसिटाइल यूरियाज या फिर यूरिया के डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट वन इज बेंजोडाइजापीन और इनके डेरिवेटिव्स। अगला है हमारा इम्यूनोस्टिलबीन्स एंड अगला है गाबा एनालॉग्स, जो गाबा जैसे होते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसके अलावा भी अदर ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एंटी कन्वल्सेंट के तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, उनके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे। तो अब आइए एक एक को उठाते हैं और उसके एग्जांपल्स को लेके चलते हैं। जो कुछ ड्रग्स आपके सिलेबस में भी हैं, चाहे वो बी फॉर्म हो, चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी में हो, तो उनका भी आपको नाम यहाँ पर और थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बार्बिचुरेट्स की। बार्बिचुरेट्स में जनरली हम लोग देखते हैं कि वो हमारे सीडेटिव हिप्नोटिक के तरीके से ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन कुछ जो है सीडेटिव हिप्नोटिक्स या बार्बिचुरेट्स जो हैं वो एंटी कन्वल्सेंट्स में भी काम आते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे फिनोबार्बिटोन आपने पढ़ा था, तो हमने उस ड्रग को देखा था कि वो एंटी कन्वल्सेंट के तरीके से भी काम करती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फिर हमने उसको डिस्कस भी किया था। ये हमारा बार्बिचुरिक एसिड से डिराइव बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर इस एन पे और यहाँ पे इस कार्बन पे हम सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं। N1 जो है अगर H हो, R2 अगर जो है हमारा C6H5 यानी कि फिनाइल रिंग हो, और जो हमारा R3 है वो इथाइल हो, तो उस ड्रग को हम क्या कहते हैं, फिनोबार्बिटल। सेम इसी तरीके से अगर R1 की जगह CH3 लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, R2 की जगह पर फिनाइल रिंग लगा दें, और R3 की जगह पर इथाइल लगा दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिथोबार्बिटन। और मिथाबार्बिटन जो होता है उस स्ट्रक्चर में हमें पहले नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारा नाइट्रोजन है वहाँ पे R1 जो है वो मिथाइल लगा देंगे, बाकी दोनों जगहों पर हम लोग इथाइल ग्रुप लगाते हैं। इस कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप लगाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, मिथोबार्बिटल। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑल्सो आपने देख लिया, और साथ ही साथ जो है आपने यहाँ पर इस क्लास का एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। नेक्स्ट जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है जिसे आप लोग बोलते हैं हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये 5 मेंबर्ड एक रिंग सिस्टम है जिसमें 2 जगहों पर नाइट्रोजन पाया जाता है।
और दो पोजीशंस पर हमको क्या देखने को मिलते हैं, डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन और इस कार्बन के ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाते हैं। सबसे पहला जो और सबसे फेमस जो ड्रग है इसकी वो है फिनेटोइन। फिनेटोइन में जो R1 है वो H है, R2 जो है यहाँ पर वो एक फिनाइल रिंग है, C6 PH जैसे यहाँ पे लिख दिया था, दैट इज C6H5, और R3 जो है हमारा वो भी C6H5 देखने को मिलता है। यानी इस कार्बन पे दो फिनाइल रिंग या दो बेंजीन रिंग लगा देनी है और इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन को रहने देना है, तो जो ड्रग बनेगी वो फिनेटोइन बनेगी। अब नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी मिफेनटोइन। मिफेनटोइन में हम देखते हैं कि जो H है इस H को यहाँ से रिप्लेस करना और क्या लगा देना है, CH3 लगा देना, यानी R1 की जगह यहाँ पर CH3, R2 की जगह पर यहाँ पे इथाइल ग्रुप और R3 की जगह पर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जो है वो हमको लगा देना है, तो मिफेनटोइन बन जाएगा। इथाटोइन जो होता है उसके स्ट्रक्चर को भी अगर आप ध्यान से देखिए तो जो N है इस N के ऊपर हमें इथाइल ग्रुप लगाना है, C2H5, R2 की जगह पर हाइड्रोजन को रहने देना है और R3 की जगह पर यहाँ पर फिर से फिनाइल ग्रुप लगा देना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, इथेटोइन। तो इन तीनों ही ड्रग में R3 पे आपको फिनाइल ग्रुप लगाना है और R2 और R1 में हम लोग चेंजेस जो है वो करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है ऑफ एंटी कन्वल्सेंट, दैट इज नोन एज हाइड्रोटोइन। नेक्स्ट वन इज ऑक्साजोलिडीन डायोन्स। ऑक्साजोलिडीन डायोन्स अपने नाम से ही बता रहा है कि यहाँ पर ऑक्सा मतलब ऑक्सीजन, एजा मतलब नाइट्रोजन रिंग होगी और डाईओन्स मतलब दो जो है यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप लगे होंगे। अब जो दो पोजीशंस बच रही हैं, एक नाइट्रोजन और ये कार्बन, इन जगहों पर फिर से हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं। जैसे कि सबसे इसको हम R1 और R2 और R3 बोल रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली जो ड्रग है दैट इज ट्राईमिथाडोन। ट्राईमिथाडोन में R1 जो है वो CH3, R2 भी CH3 और R3 भी CH3, इन तीनों जगहों पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ट्राईमिथाडोन उसे आप बोलेंगे। ट्राई मतलब तीन, मिथा मतलब मिथाइल ग्रुप, तो इसे ट्राईमिथाडोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज पैरामिथाडोन। पैरामिथाडोन में भी हम क्या करते हैं, R1 और R2 पे मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, जबकि R3 में हम क्या लगा देते हैं, इथाइल ग्रुप लगा देते हैं। नेक्स्ट इज डाइमिडोन। डाइमिडोन में हम लोग केवल R1 पे क्या लगा देंगे, इथाइल ग्रुप C2H5, और इन दोनों जगहों पर मिथाइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइमिथाडोन। नेक्स्ट इज सक्सिनिमाइड। सक्सिनिमाइड्स का जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर हम फिर से इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन करते हैं जैसे कि हाइड्रोटोइन के केस में कर रहे थे। हाइड्रोटोइन में हमको यहाँ पर एक नाइट्रोजन देखने को मिल रहा था, उस नाइट्रोजन को उठा के कार्बन रख दें तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, सक्सिनिमाइड डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं। इस जगह पर भी फिर से N की जगह पर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं या हाइड्रोजन को रहने दे सकते हैं। तो R1 में अगर CH3 लगा दें, R2 में H और R3 में फिनाइल रिंग लगा दें तो उसे हम बोलेंगे फेनसक्सिमाइड। मेथासक्सिमाइड वो ड्रग होगी जहाँ पर दो जगहों पर R1 और R2 की जगह पर आपका मिथाइल ग्रुप और R3 में आप क्या लगाएंगे, फिनाइल रिंग लगा देंगे, C6H5। इथोसक्सिमाइड में यहाँ पर हाइड्रोजन छोड़ देंगे, यहाँ पर मिथाइल, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, C2H5 यानी कि इथाइल चेन जो है वो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये ड्रग्स की स्ट्रक्चर आपके सामने बन करके आ जाएंगे। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं ये भी, सक्सिनामाइड, दैट इज फेनसक्सिमाइड, मेथोसक्सिमाइड एंड इथोसक्सिमाइड। अगली जो क्लास है हमारी वो यूरिया डेरिवेटिव्स के, इसे हम लोग मोनोएसाइल यूरिया डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं या फिनाइल एसिटाइल यूरिया डेरिवेटिव बोल सकते हैं। इसमें जो सबसे फेमस ड्रग है वो हमारी फेंसिटामीन है, और फेंसिटामीन आप देख रहे हैं C+O NH2, NH2 इज नोन एज यूरिया। इसमें से एक H को हटा करके यहाँ पर पूरा फिनाइल एसिटाइल ग्रुप जो है वो लगा दे रहे हैं। तो इस पे आप जो इस कार्बन पे जो आप R देख रहे हो, ये जनरली अगर हाइड्रोजन ही सिर्फ छोड़ दे, यहाँ पे हाइड्रोजन ही छोड़ दे तो इसे हम क्या कहेंगे, फेंसिटामीन। और अगर इस हाइड्रोजन की जगह पे इथाइल ग्रुप लगा देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल इथाइल एसिटाइल यूरिया। दिस इज द यूरिया, दिस इज द एसिटाइल ग्रुप, दिस इज द इथाइल ग्रुप, दिस इज द फिनाइल ग्रुप। तो इस तरीके से इसका नाम जो है हम बना सकते हैं। बेंजोडाइजापीन, हम सब ने बेंजोडाइजापीन को भी देखा था सीडेटिव हिप्नोटिक में। तो सीडेटिव हिप्नोटिक के साथ ही साथ ये मैंने वहाँ पे भी कुछ यूजेस में आपको बताया था कि दे आर एंटी कन्वेंसेंट ऑल्सो। तो नाइट्राजिपाम या क्लोनाजिपाम, ये दोनों ही ड्रग्स जो हैं वो एंटी क्या नाम है, कन्वेंसेंट एक्शन भी शो करती हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं कि बेंजो मतलब बेंजीन रिंग, एजापीन रिंग, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। डाइजा मतलब दो नाइट्रोजन वाली रिंग सिस्टम और एक आपकी बेंजीन रिंग सिस्टम, ये आपस में जुड़ा हुआ, इसे हम क्या कर रहे हैं, बेंजोडाइजापीन। यहाँ पर NO2 ग्रुप और प्लस ये जो बेंजीन लगी हुई है, इस बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूशन है, इस पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन छोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राजिपाम। और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर क्लोरो ग्रुप लगा दे तो उसे ही क्या कहते हैं, क्लोनाजिपाम। ये दो फेमस ड्रग्स हैं बेंजोडाइजापीन की, जो कि एंटी कन्वेंसेंट एक्शन जो है वो शो करती हैं। नेक्स्ट इज इम्यूनोस्टिलबाइलिन्स। इम्यूनोस्टिलबाइलिन्स तो हम इसे कह रहे हैं कुछ जगहों पर, कई बार जैसे कि आपके सिलेबस में खास करके बी फॉर्म में इसे भी यूरिया डेरिवेटिव मान लिया जाएगा, क्योंकि C+O NH2 और N, इसके दोनों हाइड्रोजन को ये पूरा रिंग से रिप्लेस कर दिया गया है, तो इसलिए इसे भी यूरिया डेरिवेटिव के रूप में बोल देते हैं। बट इट इज़ एग्जैक्टली
इम्यूनोस्टिलबाइंस के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, और इसका सबसे फेमस ड्रग जो है वो हमारी कार्बामाजेपिन ड्रग है। नेक्स्ट इज गाबा एनालॉग्स। गाबा का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड के एनालॉग्स। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, ये जो 4 कार्बन का ये चेन आपको दिखाई दे रहा है, सब ढक दीजिए, ठीक है। ये जो दिखाई दे रही है, दिस इज अ गाबा, दैट इज गामा। जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा और उसके बगल वाले को गामा। तो जो गामा कार्बन है उसके ऊपर अगर अमीनो ग्रुप लगा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। 4 कार्बन की चेन हो और हमारे चौथे कार्बन के ऊपर, यानी कि जो हमारा गामा कार्बन है उसके ऊपर अगर अमीनो ग्रुप लगा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। अब इसी कार्बन के ऊपर हमने CH2 विनाइल ग्रुप को भी एक जोड़ दिया, तो ये जो ड्रग बन करके आई इसे हम कह रहे हैं विगाबास्टिन। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं, ये फिर से हमारा 1 2 3 4 कार्बन की यहाँ पर भी एक चेन है ब्यूटारिक एसिड, जैसे कि 1 2 3 4 था, वैसे ही यहाँ पर भी 1 2 3 4। और इस पे भी आप देखिए कि दिस इज द अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। गामा पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है तो इसे भी हम गामा एनालॉग बोल रहे हैं। हाँ, हमने ये किया है कि इस कार्बन के ऊपर हमने रिंग सिस्टम के एक चेन बनाई और उसको जोड़ दिया आपस में, ठीक है। 5 कार्बन की चेन को जोड़ करके 6 वाले कार्बन से तो 6 मेंबर्ड एक रिंग सिस्टम आपको देखने को मिल गया। दिस इज नोन एज गाबा पेंटीन। तो ये क्या है, गाबा एनालॉग्स हैं। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड एनहाइड्रेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है एसिटाजोलामाइड है। और एसिटाजोलामाइड जो है वो एक आप कह सकते हैं कि थायाडाइजीन, क्या नाम है, डायाजीन मतलब 2 एजा और 1 थाया ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप है, जिसमें सल्फोनामाइड ग्रुप जो है वो भी लगा होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट लास्ट में कुछ और भी ड्रग्स हैं जो कि एंटी कन्वल्सेंट्स की तरीके से यूज़ की जाती हैं, जिसमें कुछ खास ड्रग्स हैं जो आप लोगों के सिलेबस से ही सिर्फ उठाई गई हैं। बाकी बहुत सारी ड्रग्स और भी हैं, लेकिन हम इनको सिलेबस में जो हैं उनको हम लोग उठा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारा एक आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है वैल्परिक एसिड का CH2COOH। और इस पे 2 हाइड्रोजन्स को हम लोगों ने क्या कर दिया है, पेंटेन रिंग के साथ प्रोपेन के साथ जो है इसको वो कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। 2 प्रोपाइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन पे लगा करके, और ये CH2COH ग्रुप जो है कंटेनिंग है। ये कई बार जो है इसे हम लोग सोडियम वैल्पोरेट के रूप में देते हैं, तो हम इस H को हटा करके यहाँ पर क्या लगा देते हैं, सोडियम, यानी कि Na+। तो ये जो है फिर हम उसे कहते हैं सोडियम वैल्पोरेट और या वैल्पोरिक एसिड, दोनों सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर हो रही है। इसके सोडियम सॉल्ट को सोडियम वैल्पोरेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगली जो क्लास है हमारी वो प्राइमिडोन है। प्राइमिडोन जो है वो देखने में हम लोगों को बार्बिट्रेट जैसी लग रही है। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता तो ये एक क्या हो जाती, बार्बिट्रेट हो जाती, लेकिन C डबल बॉन्ड O नहीं है, ये एक डायजीन डेरिवेटिव है और थोड़ा थोड़ा जो है इसका वर्किंग जो है वो बार्बिट्रेट जैसा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टोपिरामाइड। टोपिरामेड जो है वो एक सल्फामेट सब्स्टिट्यूटेड फ्रक्टोज डेरिवेटिव है, दिस इज द फ्रक्टोडिंग। और ये ड्रग भी काफ़ी ज़्यादा, ये नई ड्रग में के अंतर्गत आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है एज अ एंटी कन्वल्सेंट एजेंट। अगला है हमारा लामोट्राइजीन। लामोट्राइजीन जो है वो एक ट्राईएजीन डेरिवेटिव है। ट्राईएजीन वो रिंग सिस्टम होती है जहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग सिस्टम में हमारे 3 कार्बन को रिप्लेस करके 3 नाइट्रोजन लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्राईजीन। और इस ट्राईजीन पे भी 2 पोजीशन पे डाई अमीनो ग्रुप देखने को मिल रहा है और एक पे हमको डाई क्लोरोबेंजीन रिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लामोट्राइजीन। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी कन्वल्सेंट एजेंट जो कि हम सभी के सिलेबस में, चाहे वो बी फॉर्म हो चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, दोनों जगहों पर आपको ये सारी ड्रग्स जो हैं, कुछ ड्रग्स इसमें बी फॉर्म में देखने को मिलेंगी, कुछ इसमें आपको डिप्लोमा के सिलेबस में देखने को मिलेंगी, लेकिन नाम हमें सबका पढ़ना है क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन दोनों जगहों पर देखना है। कुछ ड्रग्स कॉमन हैं जो कि दोनों जगह ही आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे बी फॉर्म में हो चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया, डॉक्टर PKS डॉक्टर MBBS क्लासेस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वो ऐप आप इसी नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं सर्च करके। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।